तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। और ये चैप्टर जो है आपको 100 नंबर का हिंदी जो बिहार बोर्ड के सभी बच्चों को 12th में पढ़ना है, तो उसका ये चैप्टर है ओ सादा नीरा और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, उल्लेख करूँगा। तो आप जो है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ क्या करें कि आप बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम आपका समय नहीं गंवाएंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु कब हुई थी? तो जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु यहाँ पे 14 मई 1978 को हुई थी। कब हुई थी? 14 मई 1978 को। तो इसका जो आंसर है वह डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है, आप याद कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ वैसे ही प्रश्नों का यहाँ उल्लेख किया है या मैंने नोट किया है जो बहुत ही ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक बिहार में शिक्षा सचिव हुए? तो इसमें से जगदीश चंद्र माथुर जो है बिहार में जाकर शिक्षा सचिव हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस उत्सव का बीजारोपण किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का क्या किया था? बीजारोपण किया था। बीजारोपण का मतलब इन्होंने ही, जगदीश चंद्र माथुर ने ही वैशाली महोत्सव की शुरुआत की थी। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जगदीश चंद्र माथुर का कहाँ के महानिर्देशक बने? तो जगदीश चंद्र माथुर ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक बने। किसके? ऑल इंडिया रेडियो के। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं देखता रहूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जगदीश चंद्र माथुर को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो ऑप्शन ए विद्यावारिधि, ऑप्शन बी कालिदास अवार्ड, ऑप्शन सी बिहार राज्य सभा पुरस्कार। तो मैं आपको बता दूं कि जगदीश चंद्र माथुर को तीनों पुरस्कार से विभूषित किया गया। विद्यावारिधि भी मिला था, कालिदास अवार्ड भी मिला था और बिहार राज्य सभा पुरस्कार मिला था। तो इसीलिए इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी नाटक कौन सी है? तो जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी नाटक मेरी बांसुरी है। मेरी बांसुरी उनकी प्रथम एकांकी नाटक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भोर का ताड़ा कितने एकांकी नाटकों का संग्रह है? तो भोर का ताड़ा 5 एकांकी नाटकों का संग्रह है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। बिना समय गंवाए आप लाइक जरूर कर दें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बंदी पहला राजा किन की रचना है? तो बंदी और पहला राजा ये एक रचना का नाम है, किताब का नाम है, जो किन की रचना है? ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर ने एक मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान किस युग में बनाई? जगदीश चंद्र माथुर ने एक मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान किस युग में बनाई? तो ये नेहरू युग में बनाई। कब? नेहरू युग। बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ सादा नीरा किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो मैं बता दूं कि ये जो सादा नीरा चैप्टर है, वो सादा नीरा जो चैप्टर है वह एक निबंध संग्रह से संकलित है और उस निबंध संग्रह का नाम क्या है? बोलते क्षण। क्या है? बोलते क्षण। यहाँ पे क्षण की जो स्पेलिंग जो शब्द है वह थोड़ा सा एरर हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्षण का जो शब्द होगा वह छन होगा। ये छ जजा वाला छ नहीं होगा, यर वाला छ होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुधार लेंगे इसको। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ओ सादा नीरा
किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ओ सादा नीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ये पूरे चैप्टर में गंडक नदी का बहुत ही उल्लेख मिलता है, तो आप इसको याद कर लेंगे। ओ सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ये गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पे, ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र संस्कृति पर लिखी गई है? तो ओ सादा नीरा निबंध बिहार के चंपारण, कहाँ? चंपारण क्षेत्र संस्कृति पर लिखी गई है। चंपारण याद कीजिएगा, पूरा जो चैप्टर है ये चंपारण के इर्द गिर्द घूमता है, बहुत ही जरूरी चैप्टर है। आप आगे चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सी कृति माथुर जी की है? तो ओ मेरे सपने, कोणार्क, शारदिया। तो ये तीनों के तीनों जो कृति है ये सभी कृति किसके है? माथुर जी की है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। कौन ऑप्शन सही होगा? इनमें से सभी। तो आप चैनल को लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओ सादा नीरा के लेखक है, तो ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाटककार है। बच्चे बोलेंगे कैसे? तो इनको कालिदास अवार्ड मिला, और कालिदास क्या थे? एक नाटककार थे, इसीलिए कालिदास की तुलना किससे होती है? शेक्सपियर से होती है। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? नाटककार है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी वैसे विद्वान शिक्षकों में से थे जो गांधी जी के द्वारा बनाए गए आश्रमों में शिक्षा दान करते थे, शिक्षा देने का काम करते थे। तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, चंपारण क्षेत्र जो है बाढ़ के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बाढ़ बहुत ही भयावह भीषण आता है, तो ये जंगलों के कटने की वजह से है। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। हम लोग चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बिना समय गंवाएं। इसी बीच आप लाइक कर दें। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भोर का ताड़ा किसकी रचना है? तो भोर का ताड़ा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोर का ताड़ा किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम विद्यालय की स्थापना की? तो गांधी जी ने चंपारण में 3 आश्रम विद्यालय की स्थापना की, और वह 3 आश्रम विद्यालय में बता दूं, भितिहरवा था, बड़हरवा था और मधुवन था। ये भितिहरवा आश्रम, बड़हरवा आश्रम और फिर कहाँ? मधुवन। ये आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस पे ऑब्जेक्टिव। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास है, और बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास में चारित्रिक विकास पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। तो ये सी नंबर वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के किस कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि है। आप ध्यान रखिएगा, बिहार के उत्तर और पश्चिम के कोने पे चंपारण की भूमि है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं, किसका दृश्य देखकर रामचरितमानस में केकई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आती है? तो सन 62 की बाढ़। कब की बाढ़? सन 62 में चंपारण में बहुत ही भयावह बाढ़ आई थी, और उसको देखकर ऐसा लगा कि रामचरितमानस में जो केकई जो है क्रोध रूपी बाढ़ दिखाई थी, वैसा ही याद जो है सन 62 की बाढ़ को देखकर आता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपारण में 12वीं सदी से किस वंश का राज्य था? तो मुगल वंश, गुप्त वंश, कर्नाट वंश, तुगलक वंश। तो सी नंबर ऑप्शन होगा, कर्नाट वंश का राज्य था। किसका राज था? कर्नाट वंश का। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का प्रथम राजा कौन थे? तो कर्नाट वंश का प्रथम राजा नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव। देखिए ये सारी की सारी क्वेश्चन किताब के अंदर से बहुत ही मेहनत करके सारे क्वेश्चन को निकाला गया है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। आप चैनल को लाइक जरूर कीजिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, 1325 में कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को किससे मुकाबला करना पड़ा? तो एक मुसलमान जो है आक्रमणकारी था, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का जो है सामना, गयासुद्दीन तुगलक से जो है सामना हुआ था किनका? कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव का
कब? 1325 में। ये हिस्ट्री है, लेकिन ये हिंदी में भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। क्या? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, धांगड़ों को चंपारण में किस शताब्दी के अंत में लाया गया? धांगड़ जो शब्द है, धांगड़ एक जो जाति आप सुनते हो, इनको चंपारण में 18वीं सदी में लाया गया, 18वीं सदी के अंत में लाया गया। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े के मजदूर, और इनको मैं बता दूं कि नील की खेती के उद्देश्य से इनको चंपारण में लाया गया था। किनको? धांगड़ शब्द का मतलब होता है भाड़े के मजदूर, और इनको नील की खेती के उद्देश्य से चंपारण में लाया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें मुसहर वर्ग का अंग माना गया है? तो इनमें से भूइयाँ लोगों को मुसहर वर्ग का अंग माना गया है। आज चंपारण में अगर आप सुनते हैं मुसहर मतलब ये किन लोगों को मुसहर कहा जाता है? भूइयाँ लोगों को मुसहर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। धांगड़ों के नृत्य किससे मिलते जुलते हैं? धांगड़ जाति के जो लोग होते हैं वह नृत्य के लिए बहुत ही बेहतर जाने जाते हैं। तो धांगड़ों के नृत्य जो है ओड़ाव नृत्य से मिलते जुलते हैं। किस नृत्य से? ओड़ाव नृत्य से। तो आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किनके जमींदारी में अंग्रेज ठेकेदार बन गए? अंग्रेज किनके जमींदारी में ठेकेदार बन गए? तो दरभंगा राज, बेतिया राज, मधुबन राज, बिहार राज। तो मैं बता दूं, बेतिया राज के जमींदारी में अंग्रेज ठेकेदार बन गए। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसानों को 20 कट्ठा ज़मीन में कितना कट्ठा नील की खेती के लिए रखना पड़ता था? तो किसानों को 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए रखना पड़ता था। 3 कट्ठा याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चैनल ऐसा ही अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो अंत तक वीडियो देखें, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। 34 नंबर क्वेश्चन, अमोलवा कोठी के साहब का क्या नाम था? तो अमोलवा कोठी के साहब का नाम एमन था। क्या था? एमन। और एमन साहब जो थे ये बहुत ही आतंक जो है पर्याय साहब थे, मतलब इनका आतंक चलता था। अमोलवा कोठी में सन 1917 के आसपास में इन्हीं का आतंक चलता था, अत्याचार चलता था एमन साहब का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण 1917 में आए थे। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1917 याद रखिएगा। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो गांधी जी की चमत्कार की कथा चंपारण में राजेंद्र बाबू ने लिखी। कहेंगे राजेंद्र बाबू कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर मोतिहारी में किन से मिले थे? मोतिहारी हमारे चकिया के जस्ट 35 किलोमीटर्स बगल में पड़ता है। तो जगदीश चंद्र माथुर जब मोतिहारी आए थे तो वह किन से मिले थे? तो श्री राम दयाल शाह से मिले थे। श्री राम दयाल शाह, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का किस गांव में अविस्मरणीय अनुभव रहा? तो जगदीश चंद्र माथुर जब मोतिहारी आए थे तो मोतिहारी से जस्ट बगल में भितिहरवा गांव है। भितिहरवा गांव जहां पे गांधी जी ने क्या किया था? आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी। तो भितिहरवा गांव में उनका अविस्मरणीय अनुभव रहा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किन गाँव में आश्रम विद्यालय स्थापित किया? तो मधुबन में, जी हाँ, बरहरवा में, जी हाँ, भितिहरवा में, जी हाँ। मतलब ये 3 गांवों में, चंपारण के 3 गांवों में इन्होंने आश्रम विद्यालय स्थापित किया। जो कौन कौन थे? मधुबन थे, बरहरवा थे, भितिहरवा थे। मधुबन हमारे चकिया से 10 किलोमीटर पड़ता है, और फिर जो है बरहरवा भी जो है काफ़ी नज़दीक है, और भितिहरवा मोतिहारी से 5 किलोमीटर पहले है। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इनमें से तीनों गांव में इन्होंने क्या किया था? आश्रम विद्यालय स्थापित किया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्यालय में आचार्य कृपलानी भी रहे? तो आचार्य कृपलानी मधुबन विद्यालय में रहे। मधुबन का जो आश्रम विद्यालय था वहाँ पे आचार्य कृपलानी भी रहे। आचार्य कृपलानी कौन है? तो ये मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज के प्रोफेसर भी थे।
आप जान जाइए मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज के प्रोफेसर भी थे और सेवानिवृत्त होने के बाद ये मधुबन में जाकर जो है गांधी जी के दिशा निर्देश में वहाँ पे लोगों को शिक्षित करने का काम किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस आश्रम में कस्तूरबा गांधी भी रही? आपको पता है कस्तूरबा गांधी कौन थी? कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी थी और जो है ये भितिहरवा आश्रम में रहकर वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता थे, आश्रम चलाने में जितने भी सहयोगी लोग थे, उनकी सेवा करते थे। उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी देखरेख की व्यवस्था कौन करती थी? कस्तूरबा गांधी। कहाँ रखकर? भितिहरवा आश्रम में रखकर। चलिए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस आश्रम पर पुंडलिक जी रहते थे? तो इनमें से किस आश्रम पे पुंडलिक जी रहते थे? तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे हो गया, यहाँ सी होना चाहिए। चलिए भितिहरवा याद कर लीजिएगा। भितिहरवा आश्रम में रहते थे कौन? पुंडलिक जी। पुंडलिक जी कौन थे? 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा पुंडलिक जी कौन थे? तब पुंडलिक जी एक शिक्षक थे जो भितिहरवा आश्रम में रहकर वहाँ के बच्चों तथा वहाँ के ग्रामीणों को शिक्षा देने का काम करते थे। गांधी जी के तर्ज पर वह उन्हें, तो आप समझ गए होंगे कि गांधी जी के तर्ज पर कहाँ पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम में रहकर गांधी जी के तर्ज पे क्या करते थे? वह जो है वहाँ के लोगों को निर्भीक बनाने का काम करते थे। तो ये भितिहरवा ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1916 की लखनऊ कांग्रेस में गांधी जी से कौन मिलने गए थे? तो 1916 आप याद रखिएगा, लखनऊ में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था जहाँ पे गांधी जी आए हुए थे। और जब हमारे चंपारण के राजकुमार शुक्ल ये जाने कि गांधी जी आ रहे हैं कहाँ, लखनऊ में, तो राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मिलने के लिए 1916 में लखनऊ चले गए थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, कुशीनगर में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कुशीनगर में गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नारायणी, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, कहाँ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? तो कहाँ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? तो ये नंदनगढ़। क्या होगा? नंदनगढ़। नंदनगढ़ जो है का जो स्तूप है, विशाल स्तूप, वह प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम दर्शन कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम दर्शन वैशाली में दिया था और आनंद से, अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि तथागत का ये अंतिम दर्शन है। और लिच्छवियों ने उनका रास्ता रोका था, लेकिन भगवान बुद्ध वहाँ अंतिम दर्शन देकर चले गए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तो वाल्मीकि आश्रम भैंसालोटन के नज़दीक है। तो बी नंबर ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। भैंसालोटन आपको पता है हिमालय के तलहट्टी में बसा हुआ है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, भैंसालोटन में गंडक नदी किस नाम से जानी जाती है? गंडक किस नाम से जानी जाती है? तो भैंसालोटन में गंडक त्रिवेणी के नाम से जानी जाती है। तो बी नंबर ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं, बहुत ही ज़रूरी है, आप याद कर लेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कहाँ का जल स्वास्थ्यवर्धक माना जाता था? तो सरैया मन। मैं सरैया मन के बारे में बता दूं, बेतिया से 4 किलोमीटर की दूरी पे ये सरैया मन पड़ता है और वहीं का जो पानी है, वह जल है, वह स्वास्थ्यवर्धक माना जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वह एक तालाब है। सरैया मन क्या है? एक मन है, एक तालाब है, और तालाब जो है उसके चारों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए थे और जामुन का पेड़ क्या होता था? उस तालाब में गिरता था। तो जब गिरता था जामुन का पेड़, तो जामुन जो होता है अगर वो पानी में गिरे तो वह पानी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो थोड़ा सा वीडियो कट गया था, तो कोई बात नहीं, आप देख लेंगे, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, होता है टेक्निकल प्रॉब्लम। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन फिर से हम बोलते हैं, इनमें से कहाँ का जल स्वास्थ्यवर्धक माना जाता था? तो सरैया मन का जल स्वास्थ्यवर्धक माना जाता था। और क्यों माना जाता था? क्योंकि उस तालाब के आसपास, उस मन के आसपास जामुन के पेड़ लगे हुए थे और वहाँ जामुन का पेड़ गिरता था पानी में और वह पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता था। तो चलिए हम लोग ऑप्शन इसका क्या होगा? एक करेक्ट होगा। 50
50 नंबर क्वेश्चन है, गज ग्राह की लड़ाई कहाँ शुरू हुई। तो गज का मतलब आप जानते हैं हाथी, और ग्राह मतलब होता है मगरमच्छ। ग्राह मतलब क्या होता है, मगरमच्छ। तो गज और ग्राह की लड़ाई भैंसालोटन में शुरू होती है और ये लड़ाई होते होते कहाँ जाती है, सोनपुर में। सोनपुर मैं बता दूँ, सोनपुर में लिख देता हूँ। सोनपुर में एक क्षेत्र है जिसको हम हरिहर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हरिहर क्षेत्र। तो हरिहर क्षेत्र में जाकर ये गज और ग्राह की जो लड़ाई है वह ख़त्म होती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, हालांकि ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा कि गज ग्राह की लड़ाई कहाँ शुरू हुई थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको शेयर करना ना भूलें, इसको लाइक करना ना भूलें। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।